फर्स्ट क्लास पीआरसी वाले कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम पीआरसी पढ़ के कैफ में आए हैं? सारे पीआरसी ज़्यादा है। पीआरसी के 4 पेपर 5 पेपर एक टाइम में क्लियर किए हैं आप लोगों ने। मोटिवेशन लेवल कहाँ है पहुँचा हुआ है? वो वाले बच्चे तो नहीं आप लोग जो पीआरसी क्लियर करके समझ रहे हैं कि एक ही अटैम्प्ट में कैफ निकालेंगे, 5 पेपर इकट्ठे। अच्छी बात है। तो इसका मतलब आपकी लोगों की आई कैप में ये पहली अटैम्प्ट है जिसमें आप रिटन पेपर अपेयर करेंगे। ऐसे ही है। अभी सब ने MCQs बेस्ड पेपर दिए हैं, ठीक है। लेट इंट्रोडक्शन करते हैं। पीआरसी से पहले आप लोगों ने क्या किया? FSC मेडिकल वाले कितने हैं, इंजीनियरिंग वाले कितने हैं, ज़रा बताएंगे। कितने बच्चे मेडिकल वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी प्री इंजीनियरिंग, कुछ आईकॉम वाले भी होंगे। ISS वाले तो यार वैसे ही आ जाते हैं बीच में। तो क्या अभी तक आपको पीआरसी क्लियर करके क्या समझ आई है कि लाइक सीए मुश्किल है? ख़ास तौर पर मेडिकल वाले मुश्किल है। मैं भी FSC प्री मेडिकल करके आया था। मैं तो लाइक कॉलेज से मेडिकल कॉलेज के गेट से वापस आया था। चॉइस थी कि अब नहीं करना। तो मुश्किल तो है नो डाउट, लेकिन आसान भी है। ख़ास तौर पर जो FSC वाले बच्चे हैं इन्होंने 900 से अबव मार्क्स लिए हुए हैं, उनके लिए वाकई सीए आसान हो सकता है अगर आप उतनी कंसिस्टेंसी डेवलप करते हैं जितनी आप उस वक्त करके बैठते थे। FSC के दौर में आप कितने घंटे पढ़ते थे? 3-4 घंटे रोज़ का, मतलब कॉलेज एकेडमी उसके बाद 3-4 घंटे, तो टोटल आपके होते थे 10 से 12 घंटे। आप 7-8 घंटे कॉलेज वाली लाइफ में। आप कितने घंटे पढ़ते थे? 6-7 घंटे, मतलब कॉलेज और एकेडमी के बाद। एकेडमी के बाद आप, ये अच्छा आदमी है, सच बोला है। आप 3-4। आप कितने घंटे पढ़ते थे? आप 3 से 4, 1.5 घंटा ही होगा, ये तो कन्फर्म बात है। आप पढ़ता ही नहीं था। आप कितने घंटे पढ़ते थे? आप 1 घंटा, 3 घंटे। ये आपकी FSC की रूटीन थी रोज़ की पढ़ने की, ऐसे ही है। और पीआरसी में आने के बाद भी यही रूटीन चलती थी। आसान था पीआरसी, हो गया। और कैफ में आपको बहुत लोगों ने डराया भी होगा कि यार 5-5 घंटे पढ़ना होता है, 6-6 घंटे पढ़ना होता है, ऐसे ही है। अगर मैं आपको आज कहूँ कि इस पेपर की, टेक्स्ट की पेपर की, मुझे आप सिर्फ डेली बेस पे 1 घंटे की कमिटमेंट दे दें, मैं आपको यहाँ पे पास होने की अश्योरेंस दे देता हूँ। क्या ये डील सही नहीं? 1 घंटा रोज का सिर्फ डेली बेसिस के ऊपर। क्या कहते हैं, लाइक अगर आप लोगों के माइंड में है कि पीआरसी की है, अब यहाँ पे आए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, द आंसर इज़ नो। सीए में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने रेगुलरली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। 1 घंटा टेक्स्ट के सब्जेक्ट को रोज़ दे दो, मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप में से कोई एक आधा बच्चा जो है इस अटैम्प्ट में मेरिट सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। आपको पता है मेरिट सर्टिफिकेट क्या होता है? क्या होता है मेरिट सर्टिफिकेट? एनीवन? गोल्ड मेडल अलग होता है भाई, हर चीज़ गोल्ड मेडल नहीं होती। हाईएस्ट उसे क्या मिलता है? मेरिट सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि उस सब्जेक्ट में उस बच्चे ने पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर अचीव किए हैं। 1 साल पहले मेरे स्टूडेंट का टेक्स्ट में मेरिट सर्टिफिकेट आया था। उस वक्त टेक्स्ट में पाकिस्तान में 9200 समथिंग बच्चे पेयर हुए थे और उसमें से उसके हाईएस्ट नंबर थे टेक्स्ट में मेरिट सर्टिफिकेट के, जो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। और कभी अगर वो अभी लाहौर, चूँकि वो लाहौर से बिलोंग नहीं करती, अगर वो जिस दिन भी लाहौर आई ना, उसको स्पेशली इनवाइट करूँगा और वो आपको गाइड करेगी
कि उसका एक सब्जेक्ट में मेरिट सर्टिफिकेट नहीं आया, टैक्स, CMA, MFA, ऑडिट में भी उसका, ऑडिट में मेरे ख्याल से नहीं है, MFA में 3 उसके मेरिट सर्टिफिकेट हैं कैफ में। आप कभी उसकी रूटीन पूछेंगे ना, उसका एक था कि मैंने पढ़ा डेली बेस के ऊपर, मतलब 6 दिन, संडे को रिलैक्स, और मैक्सिमम पर सब्जेक्ट 1 से 1.5 घंटा। वो मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा पढ़ के डेली बेस के ऊपर अगर मेरिट सर्टिफिकेट अचीव कर सकती है तो आप लोग तो पहली अटेम्प्ट में इसको पास कर सकते हैं, ना कि इसको, बल्कि आप अपना कैफ जो है वो भी 2 से 3 अटेम्प्टों में कर सकते हैं। और एज ऑफ नाउ कैफ जो है वो 2 से 3 अटेम्प्ट में डूएबल भी है और पॉसिबल भी है। अगर आपका तरीक़ेकार बेहतर है, आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शंस जो है वो थोड़ी सी बेहतर है, आप बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स में कैफ अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का पता है। अब आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें रिलैक्स ग्रुप में हो गई हुई हैं। लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल, अभी आप लोग कितने पेपर पढ़ रहे हो अभी आप कैफ के? 3। कौन कौन से? टैक्स, कॉस्ट और आप? बीलो और टैक्स। आप टैक्स और R1, टैक्स और बीलो, टैक्स, कॉस्ट और भाई सोच ले कर कौन सा रहे वो ना पेपर जाके के यार पेपर तो आज बीलो के और मैं कैलकुलेटर लेके पहुंचा हूँ। टैक्स और कॉस्ट, FR आप? ठीक है, आप? आप? तो ऑन एवरेज 3 पेपर्स जो हैं वो आपने सब ने पकड़े हुए हैं। ऑन एवरेज हम देख सकते हैं इन 3 पेपर्स में R1 आप उसे कह सकते हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर है, लेकिन मैं उस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेंथी पेपर है, अकाउंटिंग का पेपर है, लिखना बहुत पड़ता है, डिफ़िकल्ट वो भी नहीं है। कॉस्ट लेबोरियस पेपर है, लिखना बहुत पड़ेगा, मतलब आप पेपर से पहले भी उसको लिख के जाएंगे और ऑन एवरेज आप पूरे सेशन में उससे कोई 150 सवाल तो प्रैक्टिस करेंगे हाथ से लिख के। 2 पेपर जो हैं चलें ये तो बड़े माने जाते हैं। ये वाला पेपर जो है ना, ये एक दरमियाने लेवल का पेपर है जिसमें थोड़ी सी थ्योरी भी इन्वॉल्व है और थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी इन्वॉल्व हैं, और ये कदरे आसान पेपर है जिसको आप लाइक डेली बेस के ऊपर 1 घंटा दे के पास कर सकते हैं। आप सबने सी लॉ क्यों नहीं पकड़ा? सी लॉ जो है कंपनी लॉ, वो आप उसको पकड़ सकते थे और आप, वो एक छोटा पेपर है, वो भी आप साथ मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके साथ जज्बाती बंदा है ना कि मैंने एक टाइम में 4 पेपर देने वाला, तो वो उसके पास ये ऑप्शन है, वो वहाँ पे जा सकता है। बट एनीवे जो सिलेक्ट कर लिए हैं उसके ऊपर रहना है आपने। हम टैक्स की बात करते हैं, क्या है, किस तरह से लेके चलेंगे, सारा कुछ उसको देखते हैं। टैक्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? पाकिस्तानी के लिए तो एक है कि एक पाकिस्तानी टैक्स के बारे में जितना जानता है उतना दुनिया में कोई नहीं जानता। बिकॉज जब यहाँ पे बच्चा पैदा होता है ना पाकिस्तान में, उसकी पैदाइश के पास उसके फीडर से लेके जब वो बंदा मरता है उससे कफन तक, और टैक्स लाजमी पे करता है अपनी ज़िंदगी में। मतलब पैदाइश से लेके जब कब्र में उतारते हैं, इवन कब्र में उतारने के बाद, मरने के बाद भी उससे टैक्स लेने पहुंचे होते हैं, उसके वारिसीन से टैक्स नहीं छोड़ते। तो टैक्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? टैक्स क्या होता है? सुनते रोज़ हैं, पे भी रोज़ करते हैं, गालियाँ भी निकालते हैं। अभी आप सुबह सारे आए हैं, ब्रश करके आए हैं। अब जितने हाँ और ना में हाथ सारे हिले हैं वो तो मैं नहीं बता सकता। तो उस टूथपेस्ट के ऊपर भी आपने एक सेल्स टैक्स पे किया होगा। खाना खा के आए हैं, टैक्स पे करके आए हैं। ट्रैवल किया है, पेट्रोल डलवाया होगा, टैक्स पे किया। तो टैक्स तो आप पे कर रहे हैं। आपकी सुबह आँख खुलती है, रात को आँख लगने तक टैक्स पे कर रहे हैं। इवन जब आपकी रात को आँख लग जाती है, जब आपको मोबाइल मैसेजेस आ रहे होते हैं, उसके जो आपने नेट करवाया हुआ है उसके भी टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो टैक्स होता क्या है बेसिकली? ड्यूटी, लेवी, किसने बताया? ये सही बता दिया फिर। टैक्स
पूरी ज़िंदगी में आप सुनते आए हैं क्या है जी, हुकूमत टैक्स ले रही है, हुकूमत जुल्म कर रही है। अब यहाँ पे हम कैफ 2 में देखेंगे कि टैक्स बेसिकली होता क्या है, किस तरह पाकिस्तान में टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले रही होती है। जो हम यहाँ पे टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे कैफ 2 में, आपने यही सब्जेक्ट जाके तकरीबन इससे आप 40% डिफ़िकल्ट कर लें, वो जाके आपने CFF 5 में भी पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट इसकी बेसिक्स जाके अगर कल को आप CA फाइनल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे टैक्स होता क्या है, इसको इसकी एप्लीकेशन सब कुछ जो है वो हमने सीखनी है। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकेबल सब्जेक्ट जो है ना हमारे स्टडी में वो ये है। लाइक अगर आपको टैक्स आ जाता है, आप सस्ते कंसल्टेंट बन सकते हैं। हर साल 30 सितंबर को 2-2 हज़ार रुपये लेके लोगों की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। ये वाकई है, जितनी रिटर्न फाइल करने के लिए बेसिक नॉलेज चाहिए ना, वो सारी की सारी आपने अपने कोर्स में पढ़नी है। अब आप पेपर पढ़ेंगे R1 का, वो सारा पेपर जो है ना FAR 1 का, वो है न्यूमेरिकल बेस्ड। मतलब उसमें अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 90 मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल्स के ही आने हैं, बाकी 10 नंबर जो है वो आपको थ्योरेटिकल मिल रही होगी। अब CMA की बात करते हैं, CMA में 100 का 100 नंबर का पेपर कौन सा है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर आप बात करते हैं B लॉ की, तो वो सारा पेपर कौन सा है आपका, थ्योरेटिकल बेस्ड है। टैक्स जो है ना कैफ 2, ये एक यूनिक पेपर है आपका। ये पेपर अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी है और ये थ्योरेटिकल बेस्ड भी है। आपको हर अटेम्प्ट के हर पेपर में अप टू 60 मार्क्स तक जो है, मैक्सिमम 60, कभी कभी 65 भी हो सकता है, न्यूमेरिकल आएंगे और 35 से 40 मार्क्स तक की आपको थ्योरी आनी ही आनी है इस पेपर में। इसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप कैफ में जाके, वो MFA का होगा, जो इस नेचर का है, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी इन्वॉल्व हैं और थ्योरी भी इन्वॉल्व है। तो ये वाहिद पेपर है कैफ में, पूरी कैफ की सीरीज़ में। आप CA में पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल है, R1 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल है, लॉ पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल है, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल है, R2 पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल है, ऑडिट पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल है। टैक्स की बारी जब आपके बात आएगी तो यहाँ पे आपको कुछ एरिया मिलेगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और कुछ एरिया मिलेगा जो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, और दोनों को हमने लेके चलना होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आप इसको बोथ बेसिस पे क्या करेंगे, लेके चल रहे होंगे। PRC में करके आए थे, PRC में कुछ पेपर जो है थे, जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग था आपका और QM था, वो सिर्फ नंबर्स में था, बाकी सारे आपके थ्योरेटिकल पेपर्स थे। यहाँ पे आपने दोनों पर्सपेक्टिव पे लेके चलना है। अब न्यूमेरिकल्स सबके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सफ़र जो करते हैं वो लोग थ्योरी में करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कैसे हमने लेके चलना है और किस तरह हम अपना सेशन सारा कैरी करेंगे, उसके ऊपर सारी आपको गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। और लाइक मुझे आपने थोड़ी बहुत ना एक कमिटमेंट देनी है, आप कमिटमेंट मुझे कर दें शो एट द एंड ऑफ सेशन। लाइक आप में से कोई इंशाल्लाह इस हमारे अटेम्प्ट में बच्चा होगा जो मेरिट सर्टिफिकेट भी ले सकता है, और मुश्किल नहीं है इस पेपर को पास करना, लिटरली मुश्किल नहीं है अगर आप बंदा बन के चलते हैं, इंसान बन के। और एक और चीज़ डिस्क्लेमर दे दूँ, पहले दिन डरा नहीं रहा, अगर ये पेपर रुक गया ना तो ये 3 अटैम्प्ट लगवाएगा आपकी। पहली अटैम्प्ट में पास करने के लिए सबसे आसान पेपर है, और अगर रुक गया तो ये 3 अटैम्प्ट तक रगड़ता है इंसान को, क्योंकि टैक्स का सिलेबस हर 6 माह बाद या साल बाद चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको डू एंड डाई समझना है आप लोगों ने, यहाँ पे फुल एफर्ट्स करनी है पेपर पास करना। और 3 घंटे वाली एफ़र्ट, 5 घंटे वाली एफ़र्ट ऐसी कुछ नहीं है, रोज़ का काम रोज़ करना है। जितने टेस्ट होंगे, कोई तकरीबन 40 से 45 टेस्ट हैं पूरे सेशन में आपने जो मुझे देने हैं, ठीक है। आपका पेपर जो है वो हम पास करवा देंगे। तो इसको लेके चलते हैं, क्या है क्या नहीं है। टैक्सेशन, अभी आप लोगों ने जाते हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, तो टैक्स के बारे में एक सवाल आता है कि ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लॉ है, याद नहीं होता, अजीब सा सब्जेक्ट है, समझ नहीं आती। सुना ऐसे आपने? सबसे ज़्यादा मिथ इस सब्जेक्ट के बारे में क्या सुनी है? एनीवन? किसी सीनियर से, किसी फोरम पे क्या मिथ सुनी है इसके बारे में कि कुछ नहीं सुना अभी तक? बिल्कुल मेरी तरह
आगे उठ के जो होगा देखी जाएगी, फिर जब जो होती है वो फिर देखी नहीं आती इंसान से, ये भी फैक्ट है। लॉ है, टेक्स्ट में हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं कि लॉ हमारा क्या है। वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा कि लॉ कैसे बनेगा, कैसे पार्लियामेंट में बिल पास होगा, स्टैट्यूट क्या होता है, रेगुलेटरी ऑर्डर क्या होते हैं, एक्ट क्या नहीं, वो बातें हम बाद में करेंगे। हमारा मेन फोकस है पेपर पास करना और हमने टू द पॉइंट चलना है। पढ़ना हमने हर चीज़ है और हमने क्या करना है, ये आपको इंजॉय पूरे सेशन में करवाऊंगा, डोंट वरी। इस सब्जेक्ट में आप बोर नहीं हो सकते। आप R1 पढ़ के आए, थके हों, हारे हों, CM में पढ़ के आए, आंखों से आंसू निकल रहे हो, यहाँ पे आके आप कंफर्म एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको एक चीज़ मैं श्योरिटी से कह दूँ, जब आप रूम से बाहर निकलेंगे ना, आपको उस दिन का लेक्चर भी याद हुआ होगा इंशाल्लाह। तो हमारी क्लास की टाइमिंग जो है वो 10:15 से 11:30 पे है, जो इसी में रहेगी और ये टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा। हम ऐसे नहीं करूँगा कि यार कभी क्लास होगी कभी ना हो, ये टाइम इसी में रहेगा, इसी में लेके चलेंगे। आज से हमारी स्टार्ट हो गई है। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन डिले हुए हैं हमारे, ये स्टार्ट 2 अक्टूबर से होना था, लेकिन आप लोगों के सामने भी हालात हैं, ये अभी दीवारें पूरी गीली हैं। हमने तकरीबन पिछले 1 माह में जितना काम किया है ना यहाँ पे, वो हमें पता है। और हमें बिल्डिंग की पोजेसन भी गालिबन 10 दिन पहले मिली थी। तो इस वक्त जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे लॉन था, ये कमरा नहीं था एग्जिस्ट करता। तो 10 दिन में कमरा बना के, ये वाला साथ वाला पूरा कॉलेज कन्वर्ट करके, छत डाल के, सब कुछ हमने रन करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। लाइक जो आतिफ आबिदी साहब जानते हैं उनको, वो भी एज अ मजदूर के तौर पे काम करते रहे यहाँ पे। मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं, मैं दिखा सकता हूँ, तो दिखाऊँगा आपको, डोंट वरी, कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस है, डे 1 से लेके लास्ट डे तक हमने कैसे कुछ किया। हमने बहुत ट्राई की थी कि हम 2 तक रेडी कर लें, लेकिन 2 दिन फिर बीच में हो गए हैं। तो उसके लिए माजरत मैं पहले कहता हूँ कि 2 दिन का जो डिले आया उसके लिए हम जो है माजरत करेंगे। बट अब डिले यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से ऑनवर्ड हमारा स्टार्ट है। बीच में हम इसको मज़ीद साफ़ करते रहेंगे, रेनोवेट होता रहेगा चीज़ों को, लेकिन उससे आपकी पढ़ाई का कोई हर्ज वगैरह नहीं होगा। तो हम देखते हैं आज का हमारा सेशन है क्या, कैसे हम लेके चलेंगे कैफ 2 को। प्रोसेस को समझना है और पेपर को अंडरस्टैंड करना है क्या है और किस तरह से है, हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम आपको क्या चीज़ें ऑफ़र करेंगे, उसकी बात करते हैं। लाइक SBI में आप आए हैं, SBI क्या आपको ऑफ़र कर रहा है, आपने SBI को सिलेक्ट किया क्यों है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हमारा लेक्चर का स्केड्यूल्स क्या है, टेस्ट का क्या है, ये एक बेसिक बात है, ये अब कर लेंगे। हमारा आपस में इंट्रैक्शन कैसे होगा, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, इस सब्जेक्ट के इश्यूज़ क्या हैं वो देखेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स, सिलेबस आउटलाइन, ये चीज़ें देखनी है। आपके लिए आज के दिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है और ये है, ये 2 चीज़ें जो है आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइट विजिबल है, ये लाइट ऑफ करवा दूँ फ्रंट वाली, अगर किसी का मसला आ रहा है, ये फ्रंट लाइट ऑफ कर दो, गैस रिफ्लेक्शन हो रही है पीछे, ये बटन ठीक है। अब ठीक है, पीछे वाली ऑन कर लेना, जैसे 2 बंद होंगे सिर्फ, ठीक है। मिडिल लाइन ऑन कर ले, मिड वाली, वो वाली ऑफ कर दो, साथ वाला बटन है, अब ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, आप लोगों ने आज इनको तवीज़ बना के ना बांध लेना है, बिकॉज़ ये वो चीज़ें हैं जो लोग कर गए हैं और फेल हो रहे हैं। आप लोगों ने इनको अवॉइड करना है। आप इनको अगर अवॉइड कर गए, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। कभी किसी से मिले सीनियर से ऐसे जिसका पेपर फेल हुआ हो, या आप में से कोई ऐसा जिसने टेक्स्ट पहले पढ़ा हो, कोई है? पेपर दिया था, कितने पे गया था, किस अटेम्प्ट में? चलें, आपके लिए फिर ज़्यादा रेलिवेंट होगा, बिकॉज जो आपकी मिस्टेक्स थी देखना है क्या वो इसमें आइडेंटिफाई है कि नहीं है, वो हमने चीज़ जो है वो यहाँ पे देखनी है। पहली बात है, हमारी सिलेबस कवरेज जो है वो यहाँ पे पूरी होगी। सिलेबस कवरेज के बारे में आपको बता दूँ कि आप लोगों का बैच चूँकि प्री बैच है, हम अपना सिलेबस जो है वो 3 बार कवर करेंगे इस पूरे सेशन में, 3 टाइम्स। और ये 100% श्योरिटी है, बिकॉज अब तो भाई साहब वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अगर वीडियो रिकॉर्ड ना तो शायद मैं मुकर जाता, अब तो ऑन रिकॉर्ड रह गया है। तो ये है कि हम इस सेशन में अपना सिलेबस जो है वो 3 दफ़ा कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अभी, और गालिबन हमारा सिलेबस जो है वो 24 दिसंबर तक जो है वो एंड हो जाएगा।
24 दिसंबर को हम अपना 100% कंप्लीट सिलेबस विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन, विद ईच एंड एवरी पास्ट पेपर जो है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद दिसंबर से लेके मतलब जनवरी के पूरे महीने में हम एक दफ़ा करेंगे लॉन्ग रिवीजन, जिसमें हम प्रैक्टिस एंड हर चीज़ को रिकॉल करेंगे फास्ट पेस पे, और फेब में हम करेंगे इसका क्रैश कोर्स। तो ये 3 तरह से हमने इस सिलेबस को रिवाइज़ करना है, मतलब कंप्लीट करना है। तो पेपर में आपको जब अपेयर होना है किसी भी सब्जेक्ट को, एक चीज़ याद रखिएगा, आपने उस सब्जेक्ट को 3 दफ़ा पढ़ के जाना है, तब भी पेपर पास करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, इसके अलावा भी एक चीज़ मेक श्योर करना, अगर आप उसको इस अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं, आपने उसको 3 दफ़ा पढ़ना है। अब 3 दफ़ा कैसे पढ़ सकते हैं? एक दफ़ा जो R1 की बात कर लें, उसकी देख कर लें, या लॉ की बात कर लें, एक दफ़ा पढ़ेंगे आप अपने क्लासरूम में, एक दफ़ा पढ़ेंगे खुद, और थर्ड टाइम आप कर रहे होंगे रिवाइज़। ये है हर सब्जेक्ट का। लेकिन चूँकि ये सब्जेक्ट गरीब भी है, आप लोग अभी पढ़ना शुरू करेंगे, आपके लेक्चर मिसिंग होंगे R1 के, आपके लेक्चर मिस होंगे CMA के, तो आप उसका टाइम इसको देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को पास करवाना जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो मैं हूँ। तो मैंने 3 दफ़ा ये सब्जेक्ट आपको इस क्लास में ही पढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ना। वो है ना कि इंसान सिर्फ पढ़ता है 2 चीज़ों से, एक शौक़ से, एक खौफ से। शौक़ हमें है नहीं, खौफ किसी के बाप का नहीं है, तो इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। तो द थिंग इज़ डैट कि हमने आप लोगों के बैच को, सिर्फ इसके अलावा कोई बैच नहीं, आप लोगों के बैच को ये प्रिविलेज है कि ये सिलेबस जो है हम पूरे सेशन में 3 दफ़ा करेंगे और हर एक चीज़ यहाँ पे करके जाएंगे, ताकि आपका ये सब्जेक्ट, आप अगर सो भी रहे हो ना, तो ख्वाब में भी आपके टैक्स ही आ रहा हो, तो है ना, मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगा, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें जो है वो सच साबित हो रही होती हैं। तो ये सिलेबस कवरेज होगी, रिवीजन होगी, लॉन्ग रिवीजन होगी, ये सब कुछ जो है वो हम इस बैच में कर रहे होंगे। और टाइमलाइंस तकरीबन यही है, 24 दिसंबर को आपका सिलेबस जो है फर्स्ट टाइम सारा वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग रिवीजन, और उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, क्रैश बैच 15 डेज़ का भी कर रहे होंगे। जब आप ICAP में अपेयर होंगे ना पेपर में, मार्च के महीने में, आपके लिए पेपर जो है इतना फेमिलियर होगा कि आपको लगना ही नहीं है कि आप कोई अनसीन पेपर जो है वो कर रहे हैं। तो हमारा स्केड्यूल ऑफ लेक्चर और टेस्ट यही है कि गालिबन हम टेस्ट जो लेंगे हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन जो है वो टेस्ट ले रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट का आपको स्केड्यूल हम इस वीकेंड तक दे देंगे, बिकॉज अभी भी हम थोड़े से कामों में लगे हुए हैं। तो आपको प्री डिफाइंड पता होगा कि किस दिन किस टॉपिक का आपका टेस्ट हो रहा है। पूरे सेशन में अगर मैं टेस्ट को काउंट करूं, सब टॉपिक्स के टेस्ट को, असाइनमेंट के टेस्ट को, मॉक्स को, मिड टर्म्स को, सब मिड टर्म्स को मिला के, तो कोई 43 के करीब टेस्ट हैं जो आपके बनते हैं, जिसमें कोई 10-20 नंबर का है, कोई 25 नंबर का है, कोई 40 वाला है, कोई 50 वाला है। तो ये मिला के 43 के करीब टेस्ट हैं जो आप लोगों ने देने ही देने हैं। टेस्ट आप देंगे, आपको नेक्स्ट डे टेस्ट चेक होके मिलेगा। अबरार भाई जो हैं ये मेरे असिस्टेंट हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पे होता हूँ, इसी बिल्डिंग में सबसे भारी मेरा रूम है, आप आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कोई भी मसला होगा, तो अबरार भाई जब तक इन्हें क्वालिफाई नहीं होता उस वक्त तक, मतलब इनकी भी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट अल्लाह करे चले जाएँ, तो उस वक्त तक आपको ये असिस्ट कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने टेस्ट जो है वो लाजमी देने हैं। आप मुझे 2-3 चीज़ों की श्योरेंस देंगे जो मैं एंड पे आपसे पूछूंगा, अगर आप वो देते हैं, आपका पेपर जो है ये 100% जो है वो पास हो जाएगा। इसमें टेस्ट जो है वो नंबर 1 है हमारा। उसके बाद इंटरेक्शन के लिए मसला सबसे बड़ा आता है, बिकॉज आप तो फिज़िकल हैं, आप आएंगे, बातचीत कर सकते हैं। अब मेन है उनके लिए जो बच्चे ऑनलाइन है, इनके पास सिर्फ पोर्टल एक्सेस है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जो है, आप लोगों का व्हाट्सएप क्लास ग्रुप है, जो अभी एडमिन मोड पे आज हम रिमूव कर देंगे। आप लेक्चर लें, कोई मसला हो आप उसमें अपनी क्वेरी ड्रॉप करें, आप मुझे टैग करेंगे, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। समटाइम्स होता है कि यार हम हेजिटेट कर रहे हैं, ग्रुप में हम नहीं पूछ रहे होते, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वो मैं इवनिंग में बैठ के गालिबन 8-9 बजे के बाद सारी क्वेरीज़ का रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। तो वो इस तरह हम ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए था कि हम इंटरेक्ट कर रहे होंगे। बुक्स कौन सी हमने फॉलो करनी है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। बुक्स आपको कोई बाय करने की नीड नहीं है, बिकॉज जब आप आए थे मोस्टली कहा गया था कि जो स्टडी मटेरियल है वो आपका इंक्लूडेड है। अभी टेक्स्ट का सिलेबस जो है ना वो रिसेंटली चेंज हुआ है,
अब हम पढ़ेंगे फाइनेंस एक्ट 2023, तो इसलिए हमारी बुक्स जो है अभी वो अपडेट हो रही हैं। एक हमारी किताब है जो पास्ट पेपर्स की है, इसमें पिछली 28 अटैम्प्टों के पास्ट पेपर चैप्टर वाइज जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसमें अगर आप क्वेश्चंस की बात करें हर टॉपिक के, हर चैप्टर की, तो गालिबन 170 के करीब क्वेश्चंस हैं जो टोटल पास्ट पेपर्स के हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस, अपडेटेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनर कमेंट के एग्जामिनर ने बताया कि इस सवाल में क्या करना था, क्या नहीं करना था, मार्किंग स्कीम है, सारा कुछ इसमें लगा हुआ है। तकरीबन ये हमारी किताब अपडेट हो गई हुई है। इस वीकेंड पे हम भेज देंगे उसको पब्लिशिंग के लिए, तो गालिबन 10 दिन तक पब्लिश होकर ये किताब आ जाएगी और आपको फिज़िकली मिल जाएगी। और ये किताब जो है ये आपके नोट्स की फॉर्म में होगी। अभी भी ये भी हम गालिबन 20 अक्टूबर के बाद इसको अवेलेबल कर देंगे, लेकिन एज़ ऑफ नाउ कल आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में, जो हमारा पहले वीक का टारगेट है आपको हम प्रिंटेड फॉर्म में दे देंगे। हम ग्रुप में PDF भी शेयर कर देंगे। तो ये वाली किताब और ये वाली दोनों किताबें जो हैं ये 20 अक्टूबर के बाद आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो इनको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कोई भी एडिशनल चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करनी है तो 170 पास पेपर के सवाल इसमें मिलने हैं आपको। पढ़ने के लिए वो किताब मिलेगी। उसके अलावा मेन चीज़ होती है रिटेन करना, याद करने के लिए, तो समरीज़ हैं, समरी शीट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, फ़्लो चार्ट्स हैं, वो सारे के सारे इस किताब में मौजूद होंगे। तो आपको उसके लिए भी कोई चीज़ वगैरह एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 चीज़ें चाहिए इसके अलावा, एक रजिस्टर और दूसरी नीयत करके आ जाएँ, और एक रजिस्टर लेके आ जाएँ। पेन किसी से नहीं मांगना, वो अपना लेके आना है। बाकी आपको हर चीज़ हम प्रोवाइड कर देंगे। हम तो चाहते हैं पास हो, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग पास होकर C5 में आए। वहाँ पे एक बच्चा बैठा होता है, पास ही नहीं होते। ये कैफ़े होगा C5 में पहुँचेंगे ना, तो आप लोग पास होकर वहाँ आएँ तो हम वहाँ पे मुलाकात करें। तो बेसिकली ये 2 बुक्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। कल आपको जो हमारा पहले वीक का हैंड आउट्स है, जो सारा टारगेट है, उसके प्रिंट आउट सारे आपको मिल जाएंगे, और माइट भी अगले वीक के मिल जाए, लेकिन 20 अक्टूबर तक इंशाल्लाह प्रिंटेड फॉर्म में ये दोनों बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। बिकॉज अभी थोड़े से बिजी हैं चीज़ों में, थोड़ा सा यहाँ से फ्री होते हैं, तो यहाँ पे बैठ के 2-3 दिनों में इसको सिर्फ और सिर्फ प्रूफ रीड करने वाला रह गया। ये बुक रेडी है, इसकी प्रूफ रीडिंग रह गई हुई है, और ये भी तकरीबन इसकी प्रूफ रीडिंग ही रह गई है जो हमने फॉरवर्ड करनी है। बट प्रूफ रीडिंग में भी टाइम होता है, बिकॉज अभी टेक्स्ट का सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से हर चीज़ को देखना कि कोई गलती तो नहीं रहेगी। तो डैट्स वाई इस वीकेंड तक हम इसको पब्लिशिंग के लिए भेज देंगे। बट आपका कोई हर्ज नहीं होगा, आपको फिजिकल नोट्स मिलते जाएंगे। और 20 के बाद जैसे ही किताब आ जाएगी तो आपको हम किताब ओवर भी ये जो है सारी की सारी हैंड ओवर कर देंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं उनको हम उनके डोर स्टेप तक डिलीवर भी कर देंगे, जिनके पैकेज में इंक्लूडेड है। तो ये 2 चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज़ इन दिस सब्जेक्ट। आप लोगों की फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपको पता होने चाहिए, और जो इन इश्यूज़ को देख के आ चुके हैं उनसे ज़रा ये होगा कि यार इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है, वो देखते हैं। ऑटम स्प्रिंग 2018 से लेके ना स्प्रिंग 2023 तक कितनी अटैम्प्ट बनती है ज़रा बताएंगे? काउंट करें। अभी QM का पेपर पास किया हुआ है, PRC करके अभी काउंट कर रहे हैं, 1 2 3, ये नहीं करनी, ये एवरेज रिजल्ट है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के करीब अटैम्प्ट है। अगर आप इनका रिजल्ट देखें तो ये टेक्स्ट का एवरेज रिजल्ट है 39%। आप ये जो है ना रिजल्ट यहाँ से ऑनवर्ड इसको भूल जाएं, क्योंकि आज से कोई 2 साल पहले की बात है, टेक्स्ट का सिलेबस जो पेपर था वो कैफ 6 होता था, वो CA में कैफ में आता था मिडल में। स्कीम चेंज हुई, नई स्कीम आई, अब ये आ गया ऊपर वाले पेपर्स में, अब ये कैफ 2 है। स्कीम जबकि चेंज हुई है ना, वो है स्प्रिंग 22, ऑटम 22 और स्प्रिंग 23। ये 3 अटैम्प्ट जो है ये आपकी नई स्कीम के मुताबिक है। अगर आप इनका रिजल्ट देखें, स्प्रिंग 22 में कितना आया रिजल्ट? 31% बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए। ऑटम 22 38, स्प्रिंग 23 कितना आया? 29% रिजल्ट आया। अभी ऑटम की अटैम्प्ट हुई है, देखिए क्या आता है। आप लोगों की अटैम्प्ट कौन सी है जिसमें आप CA में पेयर हो रहे हैं? स्प्रिंग में कितना था? फिर स्प्रिंग में कितना आया? आप लोगों की कौन सी है? क्या रिजल्ट होगा? कितना? 50 कभी भी नहीं होगा।
स्प्रिंग की अटैम्प्ट में रिजल्ट डिक्रीज होने की एक रीज़न है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बट अगर आप इन 3 अटैम्प्ट का एवरेज रिजल्ट लें कितना बनता है ज़रा बताएं। 31 + 29 + 38 डिवाइड बाई 3 कितना बनता है? 33 के करीब इसका रिजल्ट बन रहा होगा। ये है टेक्स का एवरेज रिजल्ट। आप देख रहे हैं इतने बच्चे पास हुए हैं। पिछली अटैम्प्ट में सेकंड वर्स्ट रिजल्ट जो है वो टेक्स का था। पूरे 8 के 8 पेपर्स में सबसे गंदा रिजल्ट था FAR 1 का। उसके बाद नंबर 2 पे जिसने टॉप किया था वो ये था। तो 29% बच्चे जो हैं, आप इसको देखें, 9000 बच्चा पेयर हुआ था टेक्स्ट के पेपर में, गालिबन 9000। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30% बच्चे आप लगा लें पास हुए हैं। तो कितने बच्चे पास हुए होंगे? 2700 बच्चे। तो कितने बच्चे फेल हुए हैं उसके ऊपर वॉल्यूम पे जाएं आप। ये वाली अटैम्प्ट जिसमें 9000 समथिंग बच्चे थे, इस अटैम्प्ट में मेरे स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया था, जिसमें स्कीम चेंज हुई है, हर चीज़ को बहुत मुश्किल है, क्या है क्या नहीं है, उसमें उसने मेरिट सर्टिफिकेट भी अचीव किया था। तो ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट है, ये बुरा रिज़ल्ट है। 29 का मतलब है कितने % बच्चे फेल हुए हैं? 71% बच्चा फेल हुआ। अब फेलियर की रीज़न क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। एक वो चीज़ नहीं है कि यार टेक्स्ट का बड़ा आसान है, जो करो पास हो जाएगा। अभी आप लोग आए हैं ना, रिज़ल्ट आएगा, एक मंथ के एंड पे रिज़ल्ट है, फिर नवंबर आ जाएगा, फिर जब आप लोगों के सर से पानी गुजरेगा, फिर आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, आपको मिलेंगे नीम हकीम, यार ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करो पास हो जाएगा, वैसे करो पास हो जाएगा। आप लोग हैं भी PRC से मोस्टली, ज़िंदगी में कभी पेपर नहीं दिया कैफ का, तो बड़े आपको गाइड करेंगे और वो बेसिकली मिस गाइड कर रहे होंगे, ख़ास तौर पर इस सब्जेक्ट के हवाले से। ये कर लो मेरा तो पास हो गया था, वो कर लो मेरा तो पास हो गया था, बट वो नहीं बताएगा कि उसकी कौन सी अटैम्प्ट में पास हुआ था, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, कोई नहीं बताएगा। आप लोगों ने सबसे पहले उनसे बचना है। जब भी कोई आपको मशवरा देना, मेरा तो ये किया था हो गया था, ये 3 नंबर ख़ास तौर पर ये स्प्रिंग 23 का ये वाला और स्प्रिंग 22 का ये वाला नंबर याद रखिएगा। बिकॉज आपकी अटैम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग 24 है। बिकॉज 6 महीने बाद जब बच्चे बैठे होंगे ना, मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई स्प्रिंग 24 में 22% रिजल्ट आया था, मैं उन्हें कह रहा हूँ। तो उम्मीद करें और यकीन रखें कि आपने इनमें फॉल करना है जो पास हुए थे। अब ये पुअर रिजल्ट है, PRC में ऐसा कुछ नहीं था। PRC में पास या फेल ही है, कोई स्टैट नहीं आते, कितने % बच्चे पास हुए हैं कुछ नहीं पता। आप घर वालों के जी मैंने टॉप किया है, कोई मेरिट सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप टॉपर बन के फिरते रहे, कोई मसला नहीं है। बट यहाँ पे जो है चीज़ें जो हैं वो सारी बताई जा रही होती हैं। पहले हम सिलेबस की अगर आउटलाइन की बात करें, एक चीज़ तो है इसका रिज़ल्ट बुरा आया है पिछली 2 अटैम्प्टों में। सिलेबस की आउटलाइन की बात करें तो हमारा सिलेबस जो है वो इन 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C। ग्रेड A में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं जो बेसिकली इन्वॉल्व हैं, जिसमें से 5 से 10 नंबर का सवाल आता है। आप में से रट्टा किस किस का स्ट्रॉन्ग है? फुल रट्टा जिसको आता है मारना, आपके 5 से 10 नंबर पक्के हैं। ये वाले 5 से 10 नंबर पक्के हैं। बिकॉज आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है PRC में, टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ी हैं, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स पढ़े हैं। वो चैप्टर 1 है हमारा यहाँ पे, और उसमें से पास पेपर में अभी तक 14 क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं 2014 से लेके अभी तक। तो वो जो PRC में चैप्टर पढ़ के आए हैं ना आप, वो बेसिक्स वाला चैप्टर एज इट इज़ हम कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पे जाके, और उस चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन टेस्ट हुए हैं। तो 5 नंबर जो है आप इस वाले ग्रेड से इजीली सिक्योर कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा जो ग्रेड हमारा आता है वो है इनकम टैक्स का, जिसकी वेटेज कितनी है? 60 से 70% मार्क्स की है, उसको हमने देखना है। और उसके बाद तीसरा हमारा एरिया आता है वो है सेल्स टैक्स का। अगर मैं आपको पेपर की बात करूँ ना, इस पेपर को हमने किस तरह डिफ़ाइन किया है या पेपर हमारा किस तरह से आता है, हमारे पास टैक्स के पेपर में गालिबन 7 से 8 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे हर पेपर में। किसी पेपर में 8 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, किसी पेपर में 7 क्वेश्चंस जो हैं वो मिल रहे होंगे। अब इन क्वेश्चन की डिवीज़न जो है ना वो पेपर में कुछ इस तरह से की जाती है। एक क्वेश्चन जो है वो आपको आना है इस ग्रेड A से, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 शामिल होगा, और इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा 5 से 10 नंबर का। ऑन एवरेज इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको 6 मार्क्स का आता ही आता है।
और ये कंफर्म क्वेश्चन है आपके पेपर में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है ना, 8वां सवाल या 7वां सवाल, वो इसमें से होता है हमेशा कि ये सवाल कंफर्म है, ये आपको आना ही आना है। उसके बाद आपके पास बारी आती है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आने हैं, और इन क्वेश्चन में 2 जो हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके 35 से 40 मार्क्स के हैं, और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके थ्योरेटिकल होंगे जो आपके 15 से 25 मार्क्स के हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको उसने आने ही आने। और थर्ड जो हमारे पास बात बनेगी वो किसकी है, वो है सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें से आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे लाजमी। एक क्वेश्चन होगा जो आपको न्यूमेरिकल का मिलेगा जिसकी वेटेज होगी गालिबन 15 से 18 मार्क्स की, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको थ्योरी का जिसकी वेटेज 12 से 15 मार्क्स की होगी। तो पूरा टैक्स का पेपर इस तरह से डिवाइड किया गया है। आप अपना कोई भी पास पेपर पकड़ ले उसमें यही डिवीज़न है, इस तरह से ही सवाल पूछ रहा होता है। तो आपको पेपर में 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मिलने हैं। 2 न्यूमेरिकल मिलने हैं आपको इनकम टैक्स में से, एक मिलना है किस में से, आपको सेल्स टैक्स में से मिलना है। तो ये 3 न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके 55 से 60 नंबर के हैं। कम से कम भी हुए तो 50 नंबर, मैक्सिमम के 60 के करीब ये 3 न्यूमेरिकल है, और बाकी सारी क्या आएगी आपकी थ्योरी आ रही होगी। अब जो थ्योरी की हम बात करते हैं ना टैक्स के पेपर में, तो जो थ्योरी है हमारी ये भी 2 तरह की होती है। एक है नॉलेज बेस्ड और दूसरी है एप्लीकेशन बेस्ड। अब चूंकि आप लोग पीआरसी से आए हैं, ये चीज़ करवाना मेरी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज बेस्ड थ्योरी है और दूसरी कौन सी है, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है। नॉलेज बेस्ड थ्योरी का मतलब है स्ट्रेट रटा, उसने क्या जी डिफाइन दिस, आपने जाके डेफिनेशन लिख दी। ये वाली थ्योरी जो है ना नॉलेज बेस्ड थ्योरी, ये आती है आपको पेपर में कोई 10 से 15 मार्क्स की। एप्लीकेशन बेस होता है कि आपको सिनेरियो जो है वो गिवन कर दिया जाता है, उस सिनेरियो में आपने क्या करना होता है, रेलिवेंट लॉ रेलिवेंट प्रोविज़न जो है वो अप्लाई करके उसके मुताबिक जो है वो आपने सॉल्यूशन करना होता है। तो ये है एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी। तो पूरा पेपर जो है वो आपका इस तरह से डिवाइड किया जाएगा टैक्स का। इतने न्यूमेरिकल्स हैं, इतनी थ्योरी आएगी। थ्योरी जो है वो इस तरह की है और ये इस तरह की है। जब हम पढ़ते जाएंगे मैं आपको डेली बेस पे हाईलाइट करता जाऊँगा कि ये चीज़ आपने रट्टा मारना है, इसको सिर्फ आपने रीड करना है। रीड का मतलब है बस एक दफ़ा पढ़ लिया छोड़ दो, उसमें से कभी नहीं पूछेगा। इसको समझना है और इसको आपने सिनेरियो में अप्लाई करना है। थ्योरेटिकली मैं आपको जब बताता जाऊंगा आपने उनको हमेशा नोट करके रखना है, बिकॉज जब आप एट द एंड पे प्रैक्टिस करने बैठेंगे चीज़ों को लेके, उस वक्त आपको पता होगा यार ये चीज़ थी रीड ओनली, एक दफ़ा पढ़ के साइड पे हो गए। ये चीज़ जो है थी ये क्रैमिंग करने वाली थी, इसको सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करना है। तो आपके पेपर की डिवीज़न सारी ये है, इस तरह से टेक्स्ट का पेपर जो है वो है। अब आप देखें अगर आपके थ्योरी वीक है आपका पेपर तब भी उड़ जाएगा, अगर आपके न्यूमेरिकल्स वीक है आपका पेपर तब भी उड़ जाएगा, बिकॉज 50 नंबर हैं वो आपको यहाँ से और यहाँ से ही सिक्योर करने पड़ेंगे, और ये 50 नंबर सिक्योर करना आसान है। ये सेल्स टैक्स का जो एरिया है 30 नंबर का, इस 30 में से अगर आप इसको सुकून से करते हैं, फोकस होकर करते हैं, तो इस 30 में से 25 नंबर हर बंदा इजीली सिक्योर कर सकता है। प्रॉब्लम इज़ डैट कि सेल्स टैक्स को मोस्टली लोग करते ही एंड पे हैं, आखिरी महीने में करते हैं। ये नहीं करेंगे हम स्टार्ट ही सेल्स टैक्स से करेंगे इस दफ़ा। सेल्स टैक्स में से 30 में से 25 नंबर आप सबके अगर सिक्योर हो जाएं, और 5 नंबर ये तो बेसिक्स वाले हैं, यहाँ से तो हर एक के आ जाने हैं, तो आप बहुत इजीली 30 से 35 नंबर जो है आई कैप में 1 घंटे में पेपर करने जाएंगे तो सिक्योर कर सकेंगे।
बाकी फिर रह रहेगी कहानी 20 नंबर की। तो 20 नंबर आप बहुत इजीली जो है इस इनकम टैक्स के पोर्शन से सिक्योर कर सकते हैं। तो 50 नंबर अगर सिक्योर करने हैं ना, वो बहुत आसानी से हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग से चलेंगे, थोड़ा प्लान करके चलेंगे। अगर आप रैंडमली चलेंगे, हैज़र्डली चलेंगे, तो नंबर 30 भी नहीं आने आपके। तो इस चीज़ को देखना है आपने कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका पता हो। ये आपको इसलिए आज बता रहा हूँ बिकॉज माइट भी मैं कल ही आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट थोड़े बहुत करवा दूँगी, यार जाओ सॉल्व करते हैं बैठ के। हम न्यूमेरिकल्स और थ्योरी जो है वो साथ साथ लेके चलेंगे। तो पूरे पेपर की डिवीज़न आपके सामने लिखी है, इतने सवाल आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे ना, इससे कम आते हैं। और इसी वेटेज में, इसी प्रोपोर्शन में क्या होंगे, आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो मिल रहे होंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस और ये हमारा क्या है, पूरा पेपर का स्ट्रक्चर है। पेपर का अगर आप किताब देखेंगे ना, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन जो उसमें से प्रैक्टिकेबल एरिया ना वो बहुत थोड़ा है, जो पेपर में फ्रिक्वेंटली टेस्ट होता है। तो हमने जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हमने उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। कुछ ऐसे एरिया जैसे रीड ओनली होंगे, हम पढ़ेंगे छोड़ देंगे, लेकिन पढ़ेंगे भी सारा कुछ। तो ये सारा हमारा क्या है, एरिया है। अब अगर एक इंसान है, वो पेपर दे के आता है, वो पेपर से फेल हो जाता है, तो उसको अपनी फेलियर की रीजंस कैसे आइडेंटिफाई करनी चाहिए, कोई बताएगा? किससे पूछना चाहिए? किससे? एग्जामिनर से। ये पूछते किससे हैं? दोस्त से, उससे खुद फेल हुआ होता है। या पूछते हैं सीनियर से, जो तकरीबन डिस्क्वालीफाई होता हुआ बचा होता है। यहाँ चले जाते हैं सीए, कौन से सीए के जितने भी पब्लिक ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे कोई एनोनिमस पार्टिसिपेंट आ जाते हैं, पापा की परी आई होती है, वो कह रही होती है मैंने एक अटैम्प्ट में 8 पेपर दिए थे, हालांकि पॉसिबल नहीं है, वो गाइड कर रहे होते। तो पूछते किससे हैं? जिनको कख नहीं पता। मैं बिलीव करता हूँ कि जिसने पेपर दिया है, एक तो उसको पता है कि मैंने पेपर कैसे दिया है, मैं पास होने वाला था या नहीं। दूसरा पता जिसने फेल किया। और अगर कोई बंदा फेल होता है तो जो द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन जो उसको दिखा सकता है आईना कि भाई ये तुम्हारी करतूत थी, वो कौन है? आपका एग्जामिनर है। जब आपको आएगी ना पास्ट पेपर की बुक्स, उस पास्ट पेपर की बुक में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के साथ एग्जामिनर कमेंट्स लगे हुए हैं। आप क्वेश्चन पढ़ें, सोल्यूशन सॉल्व किया, नीचे एग्जामिनर कमेंट लगे हुए हैं कि इस क्वेश्चन में ये बच्चों ने मिस्टेक्स की थी, ये आप लोगों ने नहीं करी। तो वो हमने पास्ट पेपर की बुक्स में इंटीग्रेट किए हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको उसकी कॉमन मिस्टेक्स का पता हो। बुक इंशाल्लाह आपको 2 वीक्स में अवेलेबल हम कर देंगे। ये एग्जामिनर कमेंट्स हैं कुछ अटैम्प्ट्स के, जिसमें से मोस्टली मैंने स्प्रिंग 23 की अटैम्प्ट ही पकड़ी है, जिसका वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट आया, माशाल्लाह से टॉप किया था, नंबर 2 पे से टैक्स वाले बच्चे। तो अगर हम इसमें बात करें रिज़ल्ट की, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है उसने कि इस अटैम्प्ट में गालिबन 8 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पेपर में आए थे। ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो हमारा कितना आया था? 29% था, वो भी गिवन है। और हर क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस भी गिवन है कि किस क्वेश्चन में कितने % मार्क्स जो हैं वो लिए गए थे। पहले क्वेश्चन 64% बच्चे पास हुए, अच्छी पे थी, लेकिन आप ये देखें कितने बच्चे हैं? 15%। ये कितने हैं? ये कितने हैं? आप देखिए इन 8 में से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मेजॉरिटी अवाम का बेड़ा गर्क था। ऐसे ही है। उसने बताया भाई ओवरऑल रिजल्ट 29% है। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे और नीचे उसने प्रॉपर रीजंस बताई हैं। यहाँ पे है जनरल कमेंट, आप पूरे पढ़ते हैं तो पता है इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक थी, इसमें ये मिस्टेक थी, इसमें ये मिस्टेक की है, इसमें ये थी, वो हर चीज़ बताता है। अगर आप ओवरऑल कमेंट्स की बात करें तो वो कहता है जी परफॉर्मेंस जो है वो तो डिक्लाइन हुई है, साफ सीधी बात नज़र भी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 जो है वो तो बहुत ही बुरे किए हैं, एग्जामिनर भी कह रहे हैं। फिर यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे जो इसने बात की है और वहाँ पे ज़रा एग्जाम स्ट्रक्चर देखिएगा। कहते हैं It has been observed that examinees were unable to apply their theoretical knowledge to the practical situation। जो ये वाले क्वेश्चन है ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये थोड़े ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। उसने कहा कि जो नॉलेज थी, थ्योरी थी, वो तो उनको अप्लाई ही नहीं कर पाए बच्चे। उसने प्रॉब्लम कहाँ निकाली है?
थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 ये सोलली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। कहते हैं फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन 3 की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, एग्जामिनीज वर प्रोवाइडेड विद डिफरेंट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। उसने कहा था सिर्फ आपने कैलकुलेट करना है, उन्होंने ट्रीटमेंट ही जो है वो सारा इग्नोर किया, जो उसने एक प्रॉपर डिटेल कमेंट कर दिया है, ये आपके लिए भी रेलेवेंट नहीं है। कहता है जी नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए उसके ऊपर भी डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब इस अटैम्प्ट में उसने जिस चीज़ पे हाईलाइट किया वो क्या था कि जो थ्योरेटिकल एरिया है वो बच्चों का क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है। चलें, एक अटैम्प्ट थी, माइट भी गुस्से में हो एग्जामिनर, जो हम कहते हैं ना बचपन में अगर टीचर गुस्से में आता क्या होता है, वही शायद हुआ उसके साथ भी। स्प्रिंग 2022 की बात करते हैं, वो एक अटैम्प्ट थी। दूसरी की बात करते हैं, इसका रिजल्ट कितना है 31%। इस अटैम्प्ट में उसका आया था मेरिट सर्टिफिकेट, 7 क्वेश्चन आए थे। ये वाला क्वेश्चन देखें 15%, 10%, 30%, 13%। इन 7 में से भी 4 सवालों में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बुरी थी। उसने का रीज़न्स जो है वो कम हुई है, परफॉर्मेंस कम हुई है। रीज़न क्या है, सिलेक्टिव स्टडी, फेलियर टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। उसने बहुत एडवाइस भी किया है, एग्जामिनर्स शुड स्टडी द एंटायर सिलेबस विच वुड ओनली हेल्प टू अटेम्प्ट द कंप्लीट पेपर, और अपनी तमाम नॉलेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड अटैम्प्ट है, वो फिर कह रहा है कि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोगों की अटैम्प्ट फिर स्प्रिंग की है। तो मैं एक और स्प्रिंग का, मैंने सारे यहाँ पे स्प्रिंग के कमेंट्स निकाले हैं, बिकॉज आप भी किसमें पेयर हो रहे हैं, स्प्रिंग के। अगर ऑटम के होते तो मैं यहाँ पे सारे ऑटम के ले आता। अब स्प्रिंग का रिजल्ट कितना है 39%, स्प्रिंग 21 का, तो स्प्रिंग के अटैम्प्ट में रिजल्ट नीचे ही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 5%, इस पे 8% है, 22% है, 17% है, 15% है, 13% है। 5 सवाल यहाँ भी बड़ा गरक है, 3 क्वेश्चन जो हैं वो कदरे बेहतर है। अगर आप इसको पढ़ेंगे वो कहते हैं जी आंसरिंग क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को डील नहीं कर पा रहे। तो 3 कमेंट्स तीनों के तीनों अटैम्प्ट में उसने बता दिया कि थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। न्यूमेरिकल्स में फिर भी कुछ ना कुछ मार्क्स आ जाते हैं, थ्योरी में बिल्कुल भी मार्क्स जो है वो नहीं लिए जा रहे। अब एक क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि स्प्रिंग में इतना पूरा रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज हर स्प्रिंग की अटैम्प्ट में टेक्स्ट का सिलेबस चेंज हो जाता है। अभी हम जो सिलेबस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपडेटेड फाइनेंस एक्ट को, कुछ न्यू रूल्स ऐड हुए हैं, कुछ न्यू प्रोविजंस हमने वो पढ़ने। मोस्टली जो बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे जो होते हैं रिपीटर हजरात, जिनका पेपर पास नहीं हुआ होता, वो भी इस अटैम्प्ट में आ जाते हैं और उनको नहीं पता होता सिलेबस कितना चेंज हुआ है, सिलेबस में क्या कुछ चेंज आया था। उन्होंने पढ़ा होगा पुराना, पेपर में जाएंगे रूल्स कौन से होंगे, नए होंगे, जब वो अप्लाई करेंगे तो पेपर क्या हो जाएगा, उनका फेल हो जाएगा। तो स्प्रिंग अटैम्प्ट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो डिक्लाइन होती है, उसकी रीज़न ये है कि सिलेबस इसमें चेंज हुआ होता है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ा उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम होता है उसके लिए मसला होता है। लेकिन जो आप में से फर्स्ट टाइम है, आप लोग तो बस इसको रखें और आपने इसको पास करना है। अब हमने एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हैं, एग्जामिनर कमेंट्स को अगर हम समराइज़ करते हैं तो रीज़न उसने क्या बताई है हमें, क्या रीज़न है फेलियर की। सबसे पहला थ्योरेटिकल थ्योरी जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, आनी 40 नंबर की है, लेकिन अगर इस 40 में से आपके नंबर ही 5 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं तो पास होगा नहीं। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो ये कुछ रीज़न्स हैं फेलियर की जो उसने आइडेंटिफाई की हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली रीज़न है वो है सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी आप पीआरसी से आए हैं और कसम से यही करके आए हैं, कोई लास्ट असाइनमेंट इस तरह की चीज़ें करके पास होके आए हैं। टोटल सिलेक्टिव स्टडी से तुक्के मार के पास आए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के एमसीक्यूज़ पे टिक किए हुए हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके चले गए ना, जिस दिन आपने अपना कोई चैप्टर छोड़ दिया, घर वालों को कह देना कि अगली अटैम्प्ट के पैसे सेव कर ले, लगने लगी है। कभी कोई जाए जंग में फ़ौजी और अपनी बंदूक घर छोड़ दे, जंग जीत जाएगा? जंग लगी हुई है, भाई साहब गए हैं फ़ौजी बन के, बंदूक घर छोड़ गए हैं और ठा ठा कर रहे हैं मुँह से, क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, शहीद हो के आ जाएगा।
आई कैप भी पे शहीदी करता है आपको। सिलेक्टिव स्टडी प्रॉब्लम नहीं है, क्राइम है, ये गुनाह है जो आप करेंगे। बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आपने कोई चीज़ छोड़ी है और पेपर पास हो रहे हो। आप खुद सोचें, फॉर एग्जांपल आप एक चैप्टर चले गए छोड़ के, आता ही नहीं है, किया ही नहीं है, वट एवर द रीजंस, आपने जाना है घर से एग्ज़ाम हॉल तक, वो 15 मिनट की ड्राइव या 20 मिनट की ड्राइव पर दुआ आपकी क्या होनी है, या अल्लाह वो सवाल ना आए, या अल्लाह वो सवाल ना आए। और अगर खुदा ना खास्ता उसमें से 2 नंबर का भी सवाल आ गया ना, गया पेपर। हालांकि आपको 98 मार्क्स का पेपर आता होगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली उसमें से 2 नंबर भी आ गए ना, 2 मार्क्स का सवाल भी आ गया, वो साइकोलॉजिकली इतना हिट करेगा आपको, आपका पेपर उड़ जाएगा। आई कैप में ये 4 महीने 5 महीने में तो आप पढ़ना सीखते हैं, असल कहानी वो 3 घंटे 15 मिनट की है। और वो 3 घंटे 15 मिनट में कहानी दिमाग की है, नर्व्स की है, किस तरह आप प्रेशर हैंडल करेंगे उसकी है। और वो हैंडलिंग मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होनी है, किस तरह से होनी है, वो सारा कुछ जो है वो आपको सिखाऊंगा। चूँकि हम आप हमारे मेहमान हैं, हमने वेलकम भी किया, ज़रा आप थोड़ा सा करें, फिर हम यहाँ से बात कंटिन्यू करते हैं। हम मेहमान नवाज कौम भी है ना, अभी तो हम आपको ठंडा कर रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं। असल दोस्त हमारा आई कैप है, बदले तो आप आई कैप लेगा पूरे के पूरे। तो सिलेक्टिव स्टडी आपने कभी भी नहीं करनी, सिलेक्टिव स्टडी आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। ये चीज़ याद रहिएगा, कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, कुछ चीज़ें आसान होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास पेपर में आज तक कभी टेस्ट नहीं हुई, ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन पढ़ना हमने सब कुछ है, पढ़ना क्या है, हमने सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। पेपर में आप खुद मुझे बताएं, चलिए हम थोड़े से चलते हैं उस पर्सपेक्टिव में। अस्सलाम वालेकुम सर, आ जाए सर, आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप जी साहब, अल्लाह का शुक्र है सर। तो आप मुझे खुद बताएं, 2 बच्चे हैं साथ साथ बैठे हुए हैं एग्ज़ाम हॉल में। एक बच्चा जिसने पूरी तैयारी की है, 4 महीने हर चीज़ पढ़ी है, 3 महीने पढ़ी है। एक वो बच्चा जिसने 70% तैयारी की है, और दोनों दुआ मांगते हैं, अल्लाह पास कर दे, अल्लाह पास कर दे। ज़्यादा दुआ कबूल होने के चांसेस किसके होंगे? क्यों? बिकॉज अल्लाह पाक कहते हैं कि आप जितनी एफ़र्ट्स करोगे उतना फल मिलेगा ना। ऐसे ही है ना कि इंसान को वही मिलना है जिसने उसकी एफ़र्ट्स की हैं। अगर एक ने पूरी एफ़र्ट्स की हैं तो वो अगर दुआ करता है, या अल्लाह मैंने एफ़र्ट पूरी की है तो पास करवा दे, तो उसकी दुआ कबूल भी हो जाएगी, पास भी हो जाएगा। अगर एक बंदे ने एफ़र्ट ही की है, 3 चैप्टर छोड़े हुए हैं, या अल्लाह पास करा दे, मौजा करा दे, कसम उठवा ले, पक्की नमाज़ें पढ़ूंगा, आखिरी 10 दिन तो सारी नमाज़ें पढ़ता है, रिजल्ट आता है डिसअपॉइंट, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। भाई दुआ कबूल तो हुई होगी, बट आप खुद देखेंगे दुआ की कबूलियत से पहले आपके थे प्री रिक्विजिट्स पूरे हुए थे, आपने अपनी मेहनत पूरी की थी। सीए में आप लोगों के जितने भी हैं, इवन आप लोग भी, जब आप आई कैप में पेपर दे के आएंगे, अब कैफ में आप खुद से पूछिएगा कि जब आप दुआ करने बैठे हैं, जब भी अटैम्प्ट है, कि आप वो दुआ भी डिज़र्व कर रहे होंगे। वो डिज़र्व तब करेंगे जब आप इस चीज़ को छोड़ देंगे, सिलेक्टिव स्टडी को। तो इसको नहीं करना, ये सबसे मशवरा है ब्रादराना, ये पूरा कर दो ना, स्टडी पूरी कर लें, सिलेक्टिव स्टडी ना करें, पेपर आपका पास होने के चांसेस 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं भजन, ऐसा है कि नहीं? सिलेक्टिव स्टडी की थी, सारा कुछ किया था, फिर आप यहाँ पे कहीं फंसे होंगे, अगले वालों पे प्रेजेंटेशन में फंसे थे। तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, हर चीज़ करनी है। मैं हर चीज़ करवाऊँगा आपको, हर चीज़। कुछ चैप्टर बहुत मुश्किल है, हम उनको समराइज वे में करेंगे, समरीज दे दूँगा। करना हर चीज़ है, छोड़ना कुछ नहीं है। मुश्किल होंगी कुछ चीज़ें, कुछ आसान होंगी, बट हमने हर एक चीज़ प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको ज़िंदगी में किसी दोस्त ने भी कहा ना यार ये चैप्टर छोड़ देते हैं, उस दोस्त को छोड़ देना, बिकॉज वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, आप तो करें क्वालिफाई, तो उस दोस्त को छोड़ दीजिएगा, बट वो चैप्टर नहीं छोड़ना आपने। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है। उसके बाद के रीज़न्स जो है वो स्टार्ट होती हैं पेपर करते हुए। ये तो पेपर से पहले वाला मसला है कि सिलेक्टिव स्टडी कर ली है। पहली है पुअर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना नहीं आता। इट डजेंट मीन कि आपने फूल बूटे बनाने हैं, कलर पेन अलाउ नहीं होते यहाँ पे, सिर्फ एक ब्लैक मार्कर ब्लैक पेन अलाउ है, ड्राइंग्स नहीं करनी।
प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपके पास स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स होते हैं सवाल सॉल्व करने के। पीआरसी में आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, आपने वहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह पढ़ी, जैसे एक फॉर्मेट में बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स एक फॉर्मेट में बनते हैं, टी अकाउंट्स जो है लेजर्स वगैरह फॉर्मेट में बनते हैं। सेम टेक्स्ट में भी हमारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट्स हैं, तो उनको प्रॉपरली प्रेजेंट करना बच्चों को नहीं आता, वो है। और ये मेजॉरिटी इशू है। टेक्स्ट पूरा पढ़ देते हैं, सवाल का पता नहीं शुरू कहाँ से करना है ख़त्म कहाँ से करना है। फिर ये प्रेजेंटेशन सिर्फ न्यूमेरिकली नहीं बल्कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी आती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन शुरू कैसे करने हैं, ख़त्म कैसे करने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग क्या होती है वो देखनी होती है। एक मिथ में आपकी ब्रेक कर दूं, आपका पेपर पढ़ा जाएगा, जब चेक होगा एग्जामिनर आपकी हर एक लाइन पढ़ेगा। ये वो वाला नहीं है एफएससी वाला 1 2 ख़त्म, यहाँ पे वो हर एक चीज़ पढ़ेगा आपकी। तो आप एक चीज़ याद रखें, जितना आप एग्जामिनर की ज़िंदगी आसान करेंगे ना उतना वो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है और वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इतने सवाल करवा दूंगा कि आपने कहना भाई ये तो बस करो, ये नहीं करना, बाकी सब कुछ कर लेंगे। क्योंकि हम टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स में हमारे पास इनकम टैक्स है और हमारे पास सेल्स टैक्स है, दोनों लॉ हैं हमारे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कानून है, सेल्स टैक्स एक्ट कानून है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ये अंग्रेज़ी का पेपर नहीं है, ये एक प्रॉपर आप लीगल लैंग्वेज पढ़ेंगे, लीगल टर्म्स पढ़ेंगे, लॉ को अप्लाई करना आपने सीखना है, किस तरह से अप्लाई हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह लिखना है, ड्राफ्टिंग कैसे है, वो भी हम सीखेंगे। तो ये वाला चीज़ हल करवाना मेरा मसला है, ये चीज़ हल करवाना मेरा मसला है, वो मैं करवा दूँगा आपको। फिर है पास पेपर पे सिर्फ हम रिलाई करते हैं। एफएससी में बड़ा आसान था, 5 साल पास पेपर किए वही आता है। बोहर का मॉडल वही आ रहा है आज तक, बोहर मर गया है, न्यूटन वही चल रहा है, मर गया हुआ है, उसका आज भी सेब नीचे ही गिरता है। 9.8 माइल पर सेकंड स्पीड है, कभी चेंज नहीं हुई। आप एक मॉडल याद करते हैं, आपको होता है याद, कहते हैं ये तो गलत है, अगला याद कर लेते हैं, रदरफोर्ड याद करते हैं, वो भी गलत हो जाता है। तो वही सब कुछ चल रहा है, सारे पास पेपर वही हैं। एफएससी में था 5 साल पास पेपर किए हो गए, फिर आप पीआरसी में आ गए। पीआरसी में चूँकि पीआरसी आसान है, आपको लास्ट असाइनमेंट्स मिल गई, वो भी हो गई। यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आप पास पेपर पर रिलाई नहीं करेंगे। आप कभी भी किसी सीनियर से पूछ लीजिएगा, आपको मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ, आप 100 नंबर का पेपर, आप 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेना पास पेपर के, आप आई कैप में जाएंगे आपको 101वां सवाल नया मिलेगा। तो पास पेपर पे आप रिलाई नहीं कर सकते। पास पेपर सिर्फ होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए कि ये मैंने रूल याद किया, हाँ यार ये मैं सवाल कर सकता हूँ, इस तरह का कोई आया मैं कर सकता हूँ। तो अगर हम सिर्फ पास पेपर पर रिलाई करेंगे, अगर हमसे पास पेपर सॉल्व हो रहे हैं हम खुश हैं, ऐसा नहीं। तो इसको हल हम करवाएंगे। और वो कैसे, आपको पास पेपर के अलावा जो टेस्ट हैं वो, और आपको हर चैप्टर की एक आधी मिलेगी असाइनमेंट्स वो, और हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे जो CFAP 5 से होंगे, वो भी हम क्लास में करेंगे ताकि हम मैक्सिमम डिफ़िकल्टी जो है वो टेस्ट कर सकें। इवन अभी टेक्स्ट के पेपर में इतना रूम है, आप ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2023 तक के पास पेपर सारे कर लें, मैं आपको बुक प्रोवाइड कर देता हूँ, ओपन बुक रख लें, फिर भी टेक्स्ट में 100 नंबर का पेपर इस तरह से पूछा जा सकता है जो आज तक नहीं पूछा गया हो, इतना रूम इसमें मौजूद है। तो इसलिए हमने पास पेपर के अलावा भी बड़ी ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स करनी है। फिर है टाइम मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से ये आपका इशू हुआ होगा, टाइम मैनेजमेंट का पेपर पूरा किया था। अब टाइम मैनेजमेंट में याद रखिएगा, कैफ में पर मार्क्स पेपर में आपके पास 1.8 मिनट है, ये एलोकेशन याद रखनी है। अगर आपको पेपर में 10 नंबर का सवाल आया ना, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, कितने मिनट में सॉल्व करना है? 18 मिनट में सॉल्व करना है। ये आपके लिए तलवार है, इस टाइम को फॉलो करना है, इसके ऊपर नहीं जाना। आप एक सवाल शुरू करते हैं, वो सवाल है जी 10 नंबर का, 18 मिनट में वो सवाल करना है आपने। 19वां मिनट अगर शुरू हो गया, सवाल छोड़ दो, कंप्लीट नहीं करना आपने इसको। इस हैबिट को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले तो है कि अगले 4 माह अपने आप को इस काबिल करें कि जो भी एलोकेटेड टाइम है उसमें सवाल करें। अगर आप टेस्ट वगैरह देते हैं, क्लास में एक्टिवेट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हम आपको इतना कैपेबल कर देंगे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं
तो पेपर में याद रहेगा, पेपर में कुछ अनसीन क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपने टाइम एलोकेशन पे जाना है। एक नंबर के लिए कितने मिनट है आपके पास? 1.8। घड़ी लगा के बैठ जानी है, नॉट ओनली फॉर दिस, इवन फॉर एवरी सब्जेक्ट, स्पेशली फॉर अकाउंटिंग एंड CMA की बात कर रहा हूँ। 20 नंबर का सवाल है, 36 मिनट में होना चाहिए। हो गया, जितना हो गया छोड़ के आगे चले जाओ। क्यों? बिकॉज पेपर कंप्लीट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 90+ मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट है, और टाइम मैनेजमेंट हम आपको सिखाएंगे कैसे होती है, किस तरह से होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बिकॉज आपको ये PRC में शायद किसी ने नहीं बताया, वहाँ पे है भी नहीं था, बट कैफ में, CFAB में, MSA में पर मार्क्स कितने मिनट है? 1.8। और आपने इस एलोकेटेड टाइम में ही पेपर करना है, इससे ऊपर नहीं जाना। और आखिरी है, रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करते, ये भी बड़ा मसला है, टेक्स्ट में ख़ास तौर पे मसला है। एग्जामिनर पूछता कुछ है, बताते क्या है ये भाईजान, कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 चीज़ों में तो अक्सर टेक्स्ट में फड्डा रहता है और एग्जामिनर रो रो के थक गया। 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक है टोटल इनकम और दूसरी है टैक्सेबल इनकम। वो जब ये पूछता है बच्चे ये बता देते हैं, जब वो ये पूछता है बच्चे ये बता के आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल्स की मेन रिक्वायरमेंट है, जो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल आने हैं। तो रिक्वायरमेंट्स को हमने नहीं पढ़ते बच्चे। तो ये अगर आप सम अप करते हैं तो टैक्स में जो रीजंस ऑफ फेलियर है ना, वो ये हैं। ठीक है, आप इनको अवॉइड कर दें, आपका पेपर इस अटेम्प्ट में पास जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, इनको क्या करना है आपने फॉलो करना है। नंबर 1, ये सारी जो हमने बात कर ली है वो यही कि सिलेक्टिव स्टडी आपने कभी भी नहीं करनी, कभी भी। जो कहेगा उसको ब्लॉक कर दें। नंबर 2, सेकंड थिंग इज़ डैट 1 घंटा मुझे ना आप लोगों से 1 घंटा चाहिए रोज़ का। क्लास के बाद 1 घंटा रोज़ का आपने देना है टैक्स को, सिर्फ 1 घंटा दे सकते हो। घड़ी के मुताबिक 60 मिनट है आज के दौर में। अगर आप अक्टूबर का महीना निकाल जाते हैं, नहीं पढ़ते, तो नवंबर में हो जाएगा ये 1 घंटा 15 मिनट। नवंबर भी नहीं पढ़ते, फिर हो जाएगा ये 1.5 घंटा। अगर नवंबर भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, फिर जाएगा 2 घंटे पे। अगर दिसंबर गया तो फिर आप पेपर दे रहे होंगे अगले साल के सितंबर में जाके। तो बेहतर है अगले साल के सितंबर में, सिलेबस चेंज हो गया होगा फिर से, तो बेटर 1 घंटा सिर्फ रोज़ का दे दो टैक्स को, आपका पेपर पास हो जाएगा। संडे को ना पढ़ो, संडे को चिल करो, संडे को किताबें बंद कर दो। क्या देना, किताबें याद काफर की, पढ़ने वाले मुनकिर, उस बिलीफ पे बैठ जाना। लेकिन द शर्त इज़ कि आपने अभी से क्या करना है, 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट करना है। और आखिरी मंथ में रिवीजन होगी, पढ़ना नहीं है आप लोगों ने। हर एक से मशवरा लिया करें, ख़ासतौर पे सो कॉल्ड सीनियर्स वगैरह से। बाकी तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये सब कुछ है जो हमने लेके चलना है। एक चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे अपना सिलेबस जो है वो 3 टाइम्स करना है, 3 दफ़ा। 3 दफ़ा का मतलब है 3 दफ़ा ही। पहले हम करेंगे दिसंबर तक डिटेल में, स्लोली हर एक चीज़ करेंगे, फिर एक रिवीजन करेंगे और फिर हम फास्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद अगर आपका दिल करे तो कुछ रिवाइज कर लीजिएगा, पेपर देने चले जाइएगा। बट हमने यहाँ पे 3 दफ़ा अपना सिलेबस जो है वो कवर हर हालत में करना ही करना है। ठीक है, सो मैंने बस आपको डराया। आज के टैक्स पेपर बड़ा मुश्किल है और पास पूस नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा इसको लेके चलें तो इंशाल्लाह आप में से ही नेक्स्ट मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ बैठा हुआ है। और जो मेरिट सर्टिफिकेट अचीव करते हैं वो इंसान होते हैं, आपकी तरह ही होते हैं, बस थोड़े से फोकस होते हैं, थोड़े से प्लान्ड होते हैं। आप प्लान्ड होकर चले, आप इस अटैम्प्ट में जितने पेपर में अपेयर हो रहे हैं आप उनको पास कर सकते हैं। जितने भी पेपर्स में अपेयर हो रहे हैं, 1 में है, 2 में है, 3 में है, आप पास कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मेरे लास्ट सेशन में देयर वर 2 स्टूडेंट जिनके 4 पेपर पास हुए थे। मैं अभी आते हैं तो उनको मिलवा सकता हूँ आपसे, वो भी मैनेजेबल है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक मेरा स्टूडेंट था, PRC से आया था, उसकी पूरी कहानी है। आया PRC से, उसने लास्ट ईयर दिसंबर में उसकी PRC क्लियर हुई, 5 पेपर इकट्ठे। उसके पास तो सिर्फ 2 महीने कैफ की अटैम्प्ट देने के लिए,
ये जो स्प्रिंग है, ये थी स्प्रिंग 23 की अटैम्प्ट, उसमें उसने 2 महीने के फास्ट ट्रैक में 2 सब्जेक्ट पढ़े, टैक्स का और बी लॉ का, जनवरी और फरवरी। और जनवरी और फरवरी में भी इसमें से 2 हफ्ते भी मार रहा बंदा वो, उसको डायरिया हो गया, डायरिया नहीं क्या कहते हैं, टाइफाइड हो गया था, हॉस्पिटलाइज रहा शेख ज़ायद में, वो भी माइनस कर दे। तो प्रैक्टिकली उसने कोई 40 दिन भी प्रॉपर सिलेबस नहीं पढ़ा था। देखिए जब पढ़ने बैठा है, उसको जो कहा उसने पढ़ा। पहली अटैम्प्ट कैफ की दी स्प्रिंग 2023 में, उसके 2 पेपर पास हुए। आपकी तरह पीआरसी से उठ के आया, एक्स्ट्रा जज्बाती था, एक अटैम्प्ट में 2 पेपर 40 दिन के अरसे में अगर वो करके जा सकता है, तो आपके पास 4 साढ़े 4 महीने पड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप पेपर नहीं बल्कि अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ रखें, आप इसमें मेरिट सर्टिफिकेट डिस्टिंक्शन भी अचीव कर सकते हैं, ना कि इसमें बल्कि बाकी सब्जेक्ट में भी। जितना टाइम आप एफएससी में देते थे ना, उतना टाइम ही इसको कम से कम दे दें, तो आपका पेपर जो है वो पास इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा टैक्स आपने रोज़ का पढ़ना है, डेट्स इट। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ, किसी किसी में कन्फ्यूजन वगैरह हुई, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कभी ना कीजिएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है, आई हेट फ़ोन कॉल्स। आप मुझे जस्ट टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप, और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दिया करूँगा, ग्रुप्स आपके ओपन हो जाएंगे। कॉल खुदा के लिए ना कीजिएगा, मुझे कॉल बहुत ज़हर लगती है। लास्ट सेशन में अभी जब पेपर हो रहे हैं, तो तकरीबन एक बच्चे की ना सुबह आई कॉल 4:30 बजे। मैं कहा हाँ जी भाईजान, सर वे अगर सवाल कर रहा हूँ, अगर मेरी ये गलती हो जाए, मेरे कितने मार्क्स कटेंगे? मैंने टाइम देखा, अगर टाइम केवल 4:41 में सवाल पूछने का है। ठीक है, अब आप उठिए तो बता दें क्या जाता है आपका। तो मुझे कॉल्स बहुत ज़हर लगती हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। कोई बहुत इमरजेंसी हो, कॉल पे बात करनी है, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बैक कॉल कर दूंगा, बट खुद कभी कॉल ना कीजिएगा। तो ये हमारा था, मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप कर सकते हैं। आप जितने बच्चे बैठे हुए हैं, जितने आने वाले बच्चे हैं, आप इस अटेम्प्ट में पेपर पास कर सकते हैं। और कल हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से। ठीक है, आप लोगों का पहला काम है आज ही, क्योंकि फर्स्ट डे है, काम तो करना है हमने। आप लोगों ने कल मुझे बताना है कि सेल्स टैक्स होता क्या है। ठीक है, ये मुझे सिर्फ आप लोगों ने बताना है सेल्स टैक्स क्या होता है और क्यों होता है, क्या अच्छा होता है कि बुरा होता है, ये मुझे बताना है। इकोनॉमिक्स पढ़ के आप लोग आ चुके हुए हैं, जो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा, फिर क्वेश्चंस मैं पहले करूंगा आपसे, फिर मैं बताऊंगा सेल्स टैक्स क्या होता है क्या नहीं होता। हम कहानी स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से कल से, और गालिबन 2 वीक्स में हमारा सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। लाइक आफ्टर 2 वीक्स हमारा 30% सिलेबस जो वहाँ पर लिखा हुआ है वो हम कंप्लीट करके बैठे होंगे। तो हम सेल्स टैक्स से स्टार्ट करेंगे कल। सिर्फ आप लोगों ने छोटी चीज़ मुझे बतानी है कि सेल्स टैक्स क्या होता है, उसके फ़ायदे, उसके बेनिफिट्स बताने, नुकसानात नहीं बताने। आप पीआरसी में उसके पढ़ के आए नुकसानात, जिसके चाहिए फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेल्स टैक्स से। कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ, कोई मसला हुआ, आप आ जाइएगा। एक चीज़ की कमिटमेंट मुझे दे दें, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अभी कैमरा बंद नहीं किया ना, हाँ करना भी नहीं है। 2-3 बातें हैं, आप मुझे मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट कह रहा हूँ, बिकॉज अभी तक इन एक्टिविटीज़ को करते हुए अभी तक कोई बच्चा पिछले 6 सालों में फेल नहीं हुआ। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? नंबर 1, आपकी अटेंडेंस जो है मैं बहुत ही ईजी प्ले करता हूँ। 75% अगर आपके थ्रू आउट द सेशन अटेंडेंस चलती है, आप अगर 75% थ्रू आउट द सेशन जितने भी टेस्ट होते हैं, अपेयर होते हैं, आप 60% जो असाइनमेंट्स टोटल मिलती हैं अगर आप वो करके देते हैं, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल मुझे करके दे देते हैं, अगर आप खुदा ना खास्ता फेल हो गए, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मैं आपकी यहाँ की फ़ी भी रिफ़ंड करूँगा आपको कैश में, आपको नेक्स्ट सेशन में फ्री में पढ़ाऊँगा, और आपकी आई कैप की फ़ी भी इवन पे कर दूँगा अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हुए फेल हो जाते हैं। तो आप इसे फुलफ़िल करके तो देखें, आप कभी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हो सकते। तो ये आप लोगों को ओपन ऑफ़र है, ये मुझे कर दें। अगर कोई आप में से इस सब्जेक्ट में फ़ेल होगा तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। अब ये नहीं करनी कि बस सर को साबित करना झूठा, सारा कुछ करना है, आई कैप जाके सफाई निस्फ़ ईमान लिख के आ जाना है, ये वाले काम नहीं करनी। पेपर निकलवा लूँगा वहाँ से, मैं 6000 रुपया देके इसका पेपर रीचेक करवाऊँगा, वहाँ पे क्यों फेल हुआ तू। तो ये बहुत बड़ा है कि अभी तक इस चीज़ से कोई फेल नहीं हुआ। अगर आप बचना चाहते हैं, मैंने बड़ी 75% रखी है रेगुलरिटी,
छुट्टी कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है, बट कभी भी आपका काम पेंडिंग पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हम कल स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से। सेल्स टैक्स में और एक चीज़ और, मुझे अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं आती, ऑल्दो मैं पढ़ाता है FR पर, मुझे अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं आती। कल मुझे आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखवाना है। मुझे कल ना आप लोगों ने एक समझाना है कि बिज़नेस कैसे चलता है, ठीक है, कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, मुझे समझाना है। मैं बस आप लोगों के कहने के ऊपर कल यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाऊँगा। तो ये 2 काम है, ठीक है। तो मुझे अकाउंटिंग कल के लिए नहीं आती, उसके बाद मुझे अकाउंटिंग आ जाएगी। आज भी मुझे अकाउंटिंग आती है। तो ये 2 काम है, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।